जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता की या सांवेगिक बुद्धि की, यदि अंग्रेजी में बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक वीडियो और प्लेलिस्ट पे है, आप जाकर देख सकते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के नाम से ही है, पार्ट 1। उसे आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको जो बेसिक थी इस चैप्टर की वो बताई थी, ताकि आपको जो है आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाए। और उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से ही है। यदि आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको लिखा है कि धारणा क्या है, इसकी अर्थ क्या होता है। उसके बाद आप उसमें लिखा है कि शासन और प्रशासन में इसके अनुप्रयोग या उपयोगिता। तो इस तरीके से आपके सिलेबस में पॉइंट लिखा हुआ है। तो आप सिलेबस एक बार देख लें, उसके बाद आप मिलाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें सिलेबस के हिसाब से ही दी जा रही हैं और बहुत ही कम समय में आप इसे आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि YouTube पे बहुत बड़े बड़े वीडियोस हैं। आपको केवल समझना है, क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको और भी सब्जेक्ट कवर करने हैं, इसलिए बहुत ही कम समय में और आसानी से समझा के आपको ये वीडियो दिया जा रहा है। ठीक है, तो पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो एक बार मैं उनके लिए बता दूं कि इसमें बताया क्या गया है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे और उसे आप देखें फिर इस वीडियो में आए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें आपको मैंने बता दिया था कि सांवेगिक बुद्धि है क्या। जो सामान्यतः जो परिभाषा है वो मैंने उसमें बता दी थी, जो पीटर सेलोवी की ही है और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। आप कैसे पहचान सकते हैं लोगों को कि कौन से व्यक्ति में सांवेगिक बुद्धि है या भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसमें है, तो इस तरीके से आप कैसे समझेंगे, पहचानेंगे। उसके विकास को मैंने बताया था, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के आधार पर उन्होंने किस प्रकार से कुछ छोटी छोटी बातें थी जो जिसके कारण ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का रूप ले पाया है। ठीक है, जैसे कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने अंडरलाइन भी किया था आपको, कि हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था बहुल बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, जिसमें दो बातें सामने आई थी, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रकार उन्होंने बताए थे, तो ये आप ध्यान रखें क्योंकि आपको आगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसमें कि एक बात बताई थी मैंने आपको कि जो बारबरा ल्यूनर थे उन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद कीथ बीसले थे 1987 में, उन्होंने भावनात्मक लब्धि का प्रयोग किया था। तो ये ध्यान रखें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, इसके अलावा योगदान के विषय में मैंने बताया था आपको कि पीटर सेलोवी और जॉन मेयर, जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फादर ऑफ EI कहे जाते हैं, और दूसरे डेनियल गोलमैन, जिन्होंने आगे इस बात को बढ़ाया और अपने नए सिद्धांतों के द्वारा इसे और विकसित किया। ठीक है, और महत्व के बारे में मैंने बताया था कि आप सांवेगिक बुद्धि के महत्व क्या है प्रशासन में, तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ दक्षता के क्षेत्र मैंने डिस्कस कर लिए थे। तो ये लास्ट वीडियो में था, आप प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पर वीडियो को देखें तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मुख्य रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे, दो मनोवैज्ञानिक हैं, पीटर सेलोवी और जॉन मेयर। ठीक है, और इसके अलावा डेनियल गोलमैन हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो EI है या EQ है, इसमें और IQ में, दोनों में अंतर क्या होता है, EI और IQ। ठीक है, सांवेगिक बुद्धि और बुद्धि लब्धि, दोनों में अंतर क्या होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 बिंदुओं के आधार पर मैंने बताया है, जो एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आसानी से इसे कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें डिस्कस किया है मैंने, जो आपका अंतिम इसमें बिंदु होगा कि प्रशासन और शासन में इसकी उपयोगिता क्या है और अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, और साथ में इसका प्रभाव क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी, तो अंत तक वीडियो पे बने रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक करें और इसे सब्सक्राइब कर लें। हालांकि मैं ये चीज़ें बोलता नहीं हूँ, फिर भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे और प्लेलिस्ट पे जाके जो भी एथिक्स के वीडियो हैं, जो भी साइंस के वीडियो हैं और मेन से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं, वो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी समय हो गया। तो आज हम लोग बात करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के दो ऐसे मनोवैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने काफ़ी कुछ किया है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पीटर सेलोवी और जॉन मेयर से। तो पीटर सेलोवी और जॉन मेयर की यदि बात की जाए तो उन्होंने 1990 में एक शोध पत्र में, इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का उन्होंने एक शोध पत्र था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो EI है या EQ है वह एक योग्यता है जिसमें व्यक्ति स्वयं की, खुद की और दूसरों की भावनाओं को पहचानता है।
इसके अलावा उसमें अंतर करता है और जो उससे प्राप्त सूचनाएं हैं, जो सूचनाएं वो प्राप्त करता है दूसरे व्यक्तियों से, उससे क्या करता है अपने चिंतन में और जो भी क्रियाएं हैं उनको निर्देशित करने में या प्रबंधन करने में उसका प्रयोग करता है। तो ये उन्होंने 1990 में जो एक शोध पत्र उन्होंने दिया था उस पर उन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो ये उनका मॉडल का पहला भाग हो गया। 1990 में उन्होंने ये चीज़ कही थी। तो आप जब मेंस में लिखेंगे तो ये चीज़ें आप लिखें। इससे पहले एक सामान्य सी परिभाषा जो पिछले वीडियो में है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 1990 आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और फादर ऑफ एआई है, पहली लाइन में आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1997 में। तो 1997 में इन्होंने थोड़ा सा और विकसित रूप में, ठीक है, अधिक प्रभाव से इसको परिभाषित किया और इन्होंने 4 योग्यताओं के साथ इसको फिर से अपने शोध पत्र को दिया था। और उसमें उन्होंने ये कहा था, एक परिभाषा दी थी उन्होंने, उसमें कहा था कि ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है ये तो योग्यता है, पहले भी उन्होंने बता दिया था, इसमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि इसमें होता क्या है कि भावनाओं को इसमें प्रत्यक्ष किया जाता है। प्रत्यक्ष किया जाना मतलब इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाना, ठीक है। इसके बाद चिंतन की प्रक्रिया में इसको शामिल किया जाता है और शामिल करने के बाद किया जाता है, इसको समझा जाता है कि किस प्रकार से ये हो रहा है, भावनाओं का किस प्रकार से इसमें विकेंद्रीकरण हो रहा है, कैसे हम भावनाओं को समझ पा रहे हैं, वो चीज़ इसमें देखा जाता है। और इसके साथ साथ इसको नियमित किस प्रकार से किया जा रहा है और प्रबंधन किस प्रकार से किया जा रहा है, ठीक है। जिससे होगा क्या कि एक व्यक्ति का विकास किस प्रकार से हो सकता है, ये एक परिभाषा के माध्यम से उन्होंने इसमें बताया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं। इन्होंने कुछ 4 योग्यताओं के विषय में इसमें बताया था। 4 भागों में मैंने इसको विभाजित किया है और 4 योग्यताएं हैं जो पीटर सेलोवी ने 1997 में जो शोध पत्र दिया था, जो एक परिभाषा इन्होंने डेवलप की थी, उसमें इन्होंने कहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इन्होंने बिंदु इसमें लिया था वो था कि भावनाओं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, ठीक है। भावना इसमें कॉमन है तो आप उसको ध्यान रखें, बाकी हर चीज़ें सेम है, वो मैंने कीवर्ड के रूप में आपको लिख दिया है कि प्रत्यक्ष करना, चिंतन में इसको प्रयोग करना, समझने पर बल देना और प्रबंधन करना। तो प्रबंधन किस चीज़ का करेंगे? भावनाओं को करेंगे। समझेंगे किसे? भावनाओं को। चिंतन किसे करेंगे? भावनाओं को। और प्रत्यक्ष करने की क्षमता किसके लिए होगी? तो ये भी भावनाओं के लिए हो। तो भावनाओं से ही जुड़ा हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहला हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि प्रत्यक्ष करने की क्षमता आखिर है क्या। देखिए, प्रत्यक्ष क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को सामने से देखते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष करना, देख कर, सुन कर, स्पर्श करके, यानी जब हम किसी चीज़ को अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, महसूस करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रत्यक्ष करना कहा जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष करने का अर्थ हमने ये देख लिया। और इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप उसके सामने खड़े हैं, उसके चेहरे के भावों को आप समझ रहे हैं, किस प्रकार से वो अभिव्यक्ति कर रहा है, ठीक है। उसकी ध्वनियों से आप देख सकते हैं तेज बोल रहा है कि धीरे बोल रहा है। उसके चित्रों से आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, बर्ताव कर रहा है आपके साथ। तो इस तरीके से आप उसे काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है और उसकी मन स्थिति इस समय कैसी है, ठीक है। तो इंद्रियों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से है और उसे आप प्रबंधित भी कर सकते हैं सही तरीके से। किसे? अपनी भावनाओं को। तो इसमें भावना कॉमन है, हर जगह मैं भावना नहीं बोलूँगा, आप केवल कीवर्ड को ध्यान रखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चिंतन में प्रयोग। अब देखिए, आपने महसूस कर लिया, समझ लिया, देख लिया, स्पर्श कर लिया, ठीक है। उसकी ध्वनियों को भी आप समझ गए, किस प्रकार से उसकी मन स्थिति है वो भी आप समझ गए। तो आप इन सब चीज़ों का क्या करेंगे? चिंतन करेंगे कि आखिरकार ये व्यक्ति किस प्रकार से है, इसकी ध्वनि कैसी है, तेज है, धीरे है, या इसका शरीर में इसकी आँखों का कैसा नज़रिया चल रहा है, कि नीचे हैं, ऊपर हैं, किस प्रकार से हैं। इन सब चीज़ों के माध्यम से चेहरे का उसका बनावट कैसे हो रही है आपके सामने खड़ा है तो, ठीक है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से आपने प्रत्यक्ष रूप से समझा और उसका आपने चिंतन किया। और चिंतन में होता क्या है मुख्य रूप से? जब आप चिंतन करते हैं तो चिंतन में मुख्य रूप से ये होता है कि आप विश्लेषण पर जोर देते हैं, ठीक है। आप चिंतन करते हैं। जैसे मान लीजिए, चिंतन में ऐसा होता है कि आप कोई तत्काल प्रतिक्रिया दे देते हैं किसी व्यक्ति पर। मान लीजिए आप राजस्व विभाग में अधिकारी हैं और आपके पास कोई एक व्यक्ति आता है और वो अपने जो उसके हलके का पटवारी है उससे काफ़ी परेशान है, ठीक है। तो होता क्या है
कि इसमें जब वो परेशान होता है वो आके मान लीजिए कोई राजस्व अधिकारी हैं, ठीक है, तहसीलदार साहब हो सकते हैं, नायब तहसीलदार हो सकते हैं, कानून गो हो सकते हैं, उससे ऊपर जो पटवारी से ऊपर हैं, तो उनके पास आएगा और वो इस तरीके से उनको तुरंत उनके ऊपर चिल्ला उठेंगे जो अधिकारी हैं। और फिर जब वो घर जाएंगे या 1 घंटे बाद उस चीज़ को महसूस करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, तो चिंतन करेंगे उस बात पर। यही चिंतन का क्या करेंगे, वो विश्लेषण करेंगे और उनको ये महसूस होगा कि नहीं, वो जो व्यक्ति आया था उसकी जो परेशानी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चिंतन में प्रयोग आप आसानी से समझ गए होंगे। दूसरा बिंदु है, ठीक है, ये पीटर सेलोबी ने कहा था, पहले प्रत्यक्ष करेंगे, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसका चिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। चिंतन में मैंने आपको उदाहरण के साथ बता दिया है, ठीक है। चिंतन करने के बाद क्या होगा भाई, अब चिंतन कर लिया, अब उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद समझने का प्रयास करेगा, उसको जो चीज़ें उसको मिली हैं, विश्लेषण किया है, अब उसको समझने का प्रयास करेगा कि आखिरकार मैंने उस पर क्रोध क्यों किया, ठीक है, उसके दुख दर्द को समझने का प्रयास करेगा, ठीक है, उसके प्रेम को समझेगा कि उसकी जो भी उसकी परेशानी है उसमें क्या उसका मोह रहा होगा जिस वजह से वो यहाँ पे आया, ठीक है, आखिरकार क्यों पटवारी जो थे उस हल्के को उससे घृणा कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो दया भावना है उसको समझने का प्रयास करेगा, करुणा को समझने का प्रयास करेगा। और इसको करेगा किस प्रकार से, काफ़ी सूक्ष्मता के स्तर पर समझने का प्रयास करेगा। तो आप एक लोक सेवक होने के नाते आपको क्या करना है, एक सूक्ष्मता के स्तर पर आपको समझना है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें देख ली हैं, प्रत्यक्ष करने की क्षमता, चिंतन में उसका प्रयोग, और तीसरा समझने पर बल, ठीक है, सूक्ष्मता के स्तर पर समझेगा उसको, ठीक है। तो पीटर सेलोबी ने ये 3 चरण बताए। नेक्स्ट क्या होगा, जब ये तीनों चीज़ों को कर लेगा उसके बाद जो अंतिम बिंदु होगा वो प्रबंधन होगा। फिर से बता दूं, ये भावनाओं की बातें हो रही हैं, तो ये चौथा बिंदु होगा कि भावनाओं का प्रबंधन अब वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी और उसके बाद वो क्या करेंगे कि उस व्यक्ति की मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और तीव्रता के शुरुआत में ही उसे समाप्ति करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा आ गया, ठीक है, तो उसको वहीं पर वो कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में जब भी ऐसी कोई परेशानी आएगी तो सबसे पहले उसको समझेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको प्रबंधन करने का उसमें प्रयास करेंगे, ठीक। कभी कभी ये होता है कि आप सीधे किसी की भावनाओं को तुरंत बोल देते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसकी गरिमा को चोट लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीधे किसी को ना बोलकर पहले अपनी भावनाओं को प्रबंधन करेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर आगे कोई स्टेप लेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत है तो आप उसको सीधे ये नहीं बोल सकते कि तुम गलत हो, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, उसको उसका मूल्यांकन करेंगे, उसको देखेंगे कि आखिरकार कैसा है वो व्यक्ति, ठीक है। तुरंत किसी से ये नहीं है कि आप सीधे किसी से झगड़ा करने लगे, और यदि हो भी जाता है मान लीजिए किसी से झगड़ा, तो आप उससे सीधे बात नहीं करें, किसी मध्यस्थ के रूप में बात कर सकते हैं, ठीक है, या कोई व्यक्ति हो सकता है आपकी जो विभाग में, उसके द्वारा आप बात कर सकते हैं। तो आसानी से सीधे तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके उनका प्रबंधन करके आप सही तरीके से क्या कर सकते हैं, एक अपने जो आपका जो विभाग है, आपका जो संगठन, उसके लिए बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पीटर सेलोबी ने बताया था कि आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता को किस प्रकार से कर सकते हैं। ये 1997 में उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बातें कही थी। तो 4 बिंदु हैं, आप ध्यान रखें, भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है, उसके बाद उसका चिंतन करना, उसके समझने पर बल देना और उसका प्रबंधन करना, ठीक है। तो एक व्यक्ति की प्रगति के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, 4 बातें जो पीटर सेलोबी ने कही थी। 2 बात इन्होंने 1990 में कुछ चीज़ें कही थी, जो एक परिभाषा दी थी, आप आसानी से समझ गए होंगे, इसे 1-2 बार देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट उन्होंने 1997 में ये चीज़ें बताई थी, 4 योग्यताओं के साथ इसे और अच्छे से विकसित करके समझाने का प्रयास किया था। तो ये थे पीटर सेलोबी, जिन्हें फादर ऑफ ईआई के रूप में भी जाना जाता है। अभी दूसरे हैं डेनियल गोलमैन, ठीक है। तो डेनियल गोलमैन से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इनमें आईक्यू और ईक्यू में अंतर क्या होता है, क्योंकि दो मनोवैज्ञानिक है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बीच में हम लोग आइए डिस्कस कर लेते हैं कि ईक्यू और आईक्यू में क्या अंतर होता है, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको केवल ईक्यू और आईक्यू में ही करीब 20 मिनट 25 मिनट खा जाएंगे, और वो केवल आपको उदाहरण ही देते रहेंगे और बड़े बड़े एग्जाम्पल और इमेजेस के द्वारा बताते रहेंगे, पर वो एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा।
ठीक है, आपको कुछ बिंदु लिखने होंगे जो परीक्षा में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर कैसे करेंगे कि आखिरकार ईक्यू यानी सामवेगिक बुद्धि में और आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु इसमें मैंने लिया है, आप परिभाषा लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि यह एक योग्यता है जिसमें आप अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने व उसका प्रबंधन करने का इसमें प्रयास करते हैं। ठीक है, या कोशिश करते हैं, जो भी हो। ठीक है, पहला बिंदु इसमें हो जाएगा। दूसरा इसमें ले लेते हैं आईक्यू की साइड में कि यह किसी व्यक्ति की कौशल सीखने की योग्यता होती है। कैसी होती है? कौशल सीखने की योग्यता होती है, वह उसे सार्थक रूप से समझने व प्रयोग करने की योग्यता है। ठीक है, तो कौशल सीखना इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें समझने और प्रबंधन करने की योग्यता होती है अपने और दूसरे को। तो पहला ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा आप देख लें कि मैंने आपको बताया था कि पीटर सेलोवी और जॉन मेयर इसके क्या कह जाते हैं? फादर ऑफ ईआई कहलाते हैं। तो ये पहला दूसरा बिंदु हो जाएगा कि इसके पिता कौन है? पीटर सेलोवी और जॉन मेयर। दूसरी तरफ देखें तो विलियम स्टर्न इसके आईक्यू के पिता कहे जाते हैं। तो फादर ऑफ आईक्यू कौन कहलाएंगे? विलियम स्टर्न। ये ध्यान रखें, दूसरा बिंदु हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनका संबंध किससे होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पीटर सेलोवी में कि किसका प्रबंधन कर रहे हैं? भावनाओं का। किसका चिंतन कर रहे हैं? भावनाओं का। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद किस पर समझने का बल दे रहे हैं? तो भावनाओं का। तो ये चीज़ें देखें, भावनाओं पर जोर दिया जा रहा था, इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो संबंध इसका किससे कहलाएगा? भावनाओं से कहलाएगा। तो पहला बिंदु ये, इसमें तीसरे बिंदु में आप लिख सकते हैं कि इसका संबंध भावनाओं से होता है। और इसमें देख लें आईक्यू में, तो आईक्यू में किसकी बात की जाती है? कौशल की बात की जाती है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, उस पर ये बात की जाती है। ठीक है, तो कौशल सीखने या उस पर काम करने, समझने पर इस पर बल दिया जाता है। तो इसका संबंध कौशल से है और इसका संबंध भावनाओं से है। ठीक है, चौथा बिंदु देख लेते हैं। तो यह व्यक्ति के 360 डिग्री यानी, ठीक है, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री विकास की बात करता है। कौन करता है? जो ईक्यू होता है या ईआई कहें, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सामवेगिक बुद्धि क्या कहता है कि व्यक्ति का 360 डिग्री विकास होना चाहिए। पर इसमें आईक्यू में क्या बात की जाती है कि व्यक्ति में केवल कौशल हो, बौद्धिक विकास की बात करता है। केवल ज्ञान और बौद्धिक विकास की इसमें बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा बिंदु इसमें मैंने लिया है कि यह उम्र के साथ बढ़ता रहता है। जो आपका ईआई है, सामवेगिक बुद्धि है या भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, यह उम्र के साथ इसका ग्राफ क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि भावनाओं में विकास होता जाता है। ठीक है, तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं कि बढ़ता जाता है। दूसरे एंड में देखेंगे तो यह उम्र के साथ घटता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? आप भूलते चले जाएंगे और आपकी जो क्या होगी, कौशल सीखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ये ज़्यादातर भी कह सकते हैं, अपेक्षाकृत भी कह सकते हैं, पर कम हो जाती है। ये ध्यान रखें। अगला बिंदु लिखा है मैंने कि यह आत्माभिप्रेरण, स्वजागरूकता, सामाजिक दक्षताएं, समानुभूति का मिश्रण होता है। ये मैंने इसलिए ले लिया, आप जब डेनियल गोलमैन पढ़ेंगे तो उन्होंने इसका संयुक्त रूप ही क्या बताया है कि ये सामवेगिक बुद्धि है। ठीक है, तो ये आप आगे छठवां बिंदु आप जो है आप डेनियल गोलमैन में पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। बाकी सारी चीज़ें आप पीटर सेलोवी जो फादर ऑफ ईआई थे उसी से आप लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है आईक्यू में? तो इसमें तार्किक क्षमता, गणितीय ज्ञान पर आधारित होता है। तो ये छठवां बिंदु आपका हो जाएगा। 6 नंबर के यदि प्रश्न आता है तो आप इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन लिख के और ये 6 बिंदु लिख कर आप अपने उत्तर को अच्छा बना सकते हैं। और भी बिंदु आप लिख सकते हैं जो आपको याद आते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर से अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में विशेष रूप से नहीं है इसको मेंशन किया गया है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट अभी डेनियल गोलमैन। ठीक है, डेनियल गोलमैन के अनुसार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, और पीटर सेलोवी से अभी तक नहीं पूछा गया है। तो आप ये ध्यान रखें कि हो सकता है कि अगली बार पीटर सेलोवी से प्रश्न पूछ लें। ठीक है, पर डेनियल गोलमैन को भी आप ये नहीं कह सकते कि इससे प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आइए देखते हैं कि डेनियल गोलमैन ने क्या कहा था। ठीक है, तो डेनियल गोलमैन ने 1995 में, कहीं कि 96 भी लिखा हुआ है तो 95-96 आप याद रखें। ठीक है, तो उन्होंने कहा था, उनकी एक पुस्तक थी उसमें कहा था, उन्होंने शोध किया था जो इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। आप पिछला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि इन्होंने और क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा।
इन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि हम क्या करेंगे, हम व्यवहारिक पक्षों पर विशेष ध्यान देंगे। तो इन्होंने जब कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या किया जाता है, सबसे पहले व्यवहारिक पक्षों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो चीज़ें व्यवहार में आती हैं उन पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये मुख्य रूप से ये कहा कि जो EQ है या जो EI है, ये योग्यता गुण के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। मतलब इन्होंने योग्यता नहीं, जो EQ है या EI है उसको योग्यता या गुण नहीं माना है। ठीक है, मुख्य रूप से ये कह सकते हैं। तीसरा इन्होंने कहा कि ये अर्जित या सीखी जाने वाली योग्यता है। इन्होंने ये कहा कि ये जो योग्यता है आप इसे सीख सकते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उस प्रकार से ये आप में डेवलप होती चली जाएंगी। तो तीसरा ये हो जाता है। चौथा एरो देखते हैं, इसमें इन्होंने कहा था कि इसकी जो परिधि है वो जैविक संरचनाओं के द्वारा प्रभावित होती है। जैविक मतलब ठीक है, जो आपके समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ साथ यदि आप रहते हैं तो ये उससे काफ़ी प्रभावित होती हैं, ये ध्यान रखें। इसके बाद इन्होंने कहा था कि व्यवहारिक जीवन में 80% लोग, ठीक है, 80% लोग वो सफल होते हैं जिनका व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा है, और 20% इसमें IQ का योगदान रहता है। मतलब एक सफल व्यक्ति में 80% EQ की आवश्यकता होती है, यानी EI की, सांवेगिक बुद्धि की या भावनात्मक बुद्धिमत्ता की, और मात्र 20% IQ का योगदान रहता है। ठीक है, हमने IQ देखा था कि वो क्या है, गणितीय ज्ञान है। ठीक है, जिसमें तार्किकता पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको केवल 20% ही सक्सेस दिला सकती हैं। बाकी यदि आप 80% सक्सेस होंगे तो वो व्यवहारिक ज्ञान की वजह से सफल होंगे। तो ये ध्यान रखें, गोलमैन ने कहा था। इसके बाद इन्होंने एक विवादास्पद ही कह सकते हैं, तो इन्होंने ये कहा था कि महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, महिलाओं में जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखें। वैसे भी आप देखें कि जो भी आज वर्तमान में जो बड़े पदों पर महिलाएं इस समय हैं वो इसका ही उदाहरण हो सकती हैं। ठीक है, और जितने भी आप देखेंगे HR मैनेजर्स जो भी होते हैं वो ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं, और हर जो आजकल तो जो जितने भी बड़े पद हैं उनमें महिलाएं हर जगह काम कर रही। तो ये गोलमैन जी ने कहा था, तो ये ध्यान रखें। आइए देखते हैं इन्होंने आगे क्या कहा। तो इन्होंने जो EI और EQ है, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सांवेगिक बुद्धि है, इसमें उन्होंने ये कहा था कि ये 5 योग्यताओं का समूह है। ठीक है, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है अपने मॉडल में इन्होंने ये कहा था कि ये 5 योग्यताओं का समूह है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये 3 नंबर में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो समझ कर पढ़ें तो ज़्यादा आसान होगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने बताया था कि स्वजागरूकता। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस की बात की थी। क्या बात की थी? सेल्फ अवेयरनेस की। तो पहली जो योग्यता बताई थी कि एक लोक सेवक में क्या हो, एक व्यक्ति में क्या हो, तो स्वजागरूक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वजागरूक होना चाहिए। कैसा स्वजागरूक हो? तो जिसे स्पष्ट ज्ञान हो, किस चीज़ का? अपने उद्देश्यों का, अपनी अनुभूतियों का, अपने खुद के स्वभाव का कि वो कैसा है, अपनी क्षमताओं का, अपनी कमजोरियों का। यदि उस व्यक्ति को संपूर्ण रूप से ज्ञान है, वो सही तरीके से समझ रहा है इन बातों को, अपनी अनुभूतियों को, उद्देश्यों को, स्वभाव को, क्षमता को और कमजोरियों को, इन पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि इन पर वो सही तरीके से अपना स्पष्ट रुख रखता है तो उसे करना क्या है, ठीक है, क्या नहीं करना है, यदि सही तरीके से परिचय कर पाता है, सही तरीके से जान पाता है कि वो क्या करना चाहता है अपनी कमजोरियों के साथ, क्षमताओं के साथ, स्वभाव के साथ, तो क्या होगा? यदि सही तरीके से ज्ञान हो पाएगा तो व्यक्ति सही उद्देश्य, जो उसका उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को यदि व्यक्ति जान लेता है तो उसमें होगा क्या? उसका जो व्यक्तित्व का जो प्रभाव है दूसरे व्यक्तियों पर बहुत जल्दी से होगा, और उनकी भावनाओं पर भी वो सही तरीके से नियंत्रण कर पाएगा, जो एक लोक सेवक होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्वजागरूक होना एक लोक सेवक के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसकी पहली योग्यता जो बताई थी उन्होंने कि सांवेगिक बुद्धि में पहली जो योग्यता बताई वो थी स्वजागरूकता। तो स्वजागरूकता आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया था कि आत्म अभिप्रेरण। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड यदि आप हैं खुद, ठीक है, आप खुद यदि मोटिवेटेड हैं तो आप, चाहे वो समाज हो, चाहे वो प्रशासन हो या शासन हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी होता क्या है, जैसे आप अभी देख लें
कि अभी जैसे अपना जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी समय बाद होने वाला है। अभी एग्ज़ाम जो पीएससी है उसका अभी मेंस का कुछ पता नहीं है, प्री का भी केवल स्कोर कार्ड डिक्लेयर हुआ है और अभी ये पता नहीं कि मेंस कब होगा, इसका इंटरव्यू कब होगा। तो लक्ष्य जब दूर हो, आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपका लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं कि कब पेपर हो जाएगा, पर ये लक्ष्य है आपका कि मुझे पीएससी करना है, ठीक है। लक्ष्य यदि दूर हो कि कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और आप उस समय आपको कोई ये आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, यदि आप सेम पैटर्न पे हैं, जो लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ रह रहे हैं, तब तो अच्छी बात है। यदि नहीं रह रहे हैं, आपको अभी प्रेरित करने वाला कोई नहीं है, उस समय यदि आप खुद अपने आप मोटिवेट हैं, ठीक है, आप खुद अभिप्रेरित हो रहे हैं अपने लक्ष्य के प्रति, जो आपके उद्देश्य हैं, जो आप जब आप स्वजागरूक थे तभी तो आपने पीएससी चुना, ठीक है। अब यदि आप स्व प्रेरित हैं, ठीक है, आपको कोई प्रेरित नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप खुद प्रेरित हो रहे हो, ठीक है, स्वयं को प्रेरित कर पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो संसाधन हैं, आपके पास जो पुस्तकें हैं, आपके पास जो अच्छे लोग हैं, आपके जो टीचर हैं, आप जहाँ या कोचिंग पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, यदि वो आपकी मदद कर पा रहे हैं, ठीक है, बस इतना ही आपके पास संसाधन है, कुछ गिनी चुनी पुस्तकें आपके पास हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यदि इन सब को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर जाते हैं, तो आप ये मानिए कि आप अभिप्रेरित हो, यानी आत्म अभिप्रेरित हो, तो सेल्फ मोटिवेटेड ये हो जाता है। और यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो यकीन मानिए आप जब प्रशासन में जाएंगे, शासन में जाएंगे, तो आप समूह में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि ये आप वहाँ पर जाकर देखेंगे कि आपको समाज में बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, सबकी प्रकृति अलग होगी, लोगों की सोच अलग हो सकती है, ठीक है, कार्य करने का तरीका आपके विभाग में अलग हो सकता है, हर व्यक्ति अलग योग्यता के आधार पर आता है, ठीक, कोई पीएससी से आता है, कोई व्यापम से आता है, कोई अलग जो स्टेट सर्विसेज हैं उनसे आता है, ठीक है, तो आप उनको मैनेज करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए आत्म अभिप्रेरणा बहुत ही अच्छी योग्यता डेनियल गोलमैन ने बताई है। तो ये दूसरी योग्यता है जो उन्होंने बताई। तीसरी यदि बात करें तो आत्मनियमन, ठीक है, तो आत्मनियमन में उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, कि यदि व्यक्ति में आत्मनियमन है तो ये भावनाओं से ही संबंधित चीज़ है, ठीक है, भावनाओं से ही संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। तो उसमें होगा क्या कि आप भावनाओं का सही तरीके से नियमन कर पाएंगे। आत्मनियमन मतलब खुद का नियमन, आप अपनी भावनाओं को किस प्रकार से नियंत्रित कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बात उचित आपको नहीं लग रही है, ठीक है, और तुरंत आपने व्यक्त कर दिया, किसी को तुरंत बोल दिया या किसी को थप्पड़ ही मार दिया आपने, ठीक है, तुरंत आपको क्रोध आ गया, ठीक है, पर यदि आप उसको खुद मैनेज कर लेते हैं, पहले से गुस्सा आने से पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं, बोलते हैं ना गुस्सा आए तो सबसे पहले अपनी मुट्ठियों को दबा लें या कुछ रख लें हाथ में या कुछ ऐसे पिंच कर लें ताकि आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए, तनाव मुक्त हो जाएं आप, ठीक है, या कुछ समय के लिए उठकर बाहर चले जाएं या बाद में बात कर लें, या कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने हो तो आप सही तरीके से उसका नियमन कर सकते हैं। तो आत्मनियमन यदि आप कर लेंगे तो सही तरीके से आप क्या कर पाएंगे, समाज में और अपने जो विभाग हैं उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएंगे, ठीक है, और क्रोध जो होता है, क्रोध, उसको भी नियंत्रित सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। पहला इसमें बिंदु है जो आपकी भावनाओं की तीव्रता, ठीक है, ये भावनाओं इसमें लिख दिया गया है, उसको भावनाओं कर लीजिएगा, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें भावनाओं की तीव्रता आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, पहला उसको कम करने में मदद कर सकता है, ठीक है। भावनाओं का जो स्वभाव है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो सही होता है, पर उसमें कभी कभी ये होता है कि तीव्रता नहीं होती या कभी कभी तीव्रता होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, आप किसी व्यक्ति से सही तरीके से आपस में बातचीत करके, आपस में दोनों मिलजुल कर या किसी की मदद लेके आप क्या कर सकते हैं, आपस में संतुलन बना सकते हैं, ठीक है। अभी होता क्या है कि कभी मान लीजिए कोई कर्मचारी लेट आया, ठीक है, 10 बजे का ऑफिस है, मान लीजिए 9 बजे का या 10 बजे, जब भी डिपार्टमेंट का टाइम है, तो 9 बजे दिया टाइम है, वो आ रहे हैं 10 बजे 11 बजे, तो ये नहीं कि अब सीधे आए और उसको बस अगले दिन बस पनिशमेंट दे दें, ऐसा नहीं होता। पहले समझें, उसमें हो सकता है कोई परिस्थिति में उसकी दिक्कत हो, घर में कोई दिक्कत हो सकती है या रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि वो लगातार ऐसी घटनाएं कर रहा है, तो ऐसे काम कर रहा है कि लेट आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है उसके साथ, तब आप कोई एक्शन ले सकते हैं। नहीं, उसकी भावनाओं को समझ कर दूसरे जो कर्मचारी हैं आपके डिपार्टमेंट में,
उनसे पूछताछ करके फिर आप सही डिसीजन लें तो सही रहेगा। तो वो आत्मनियमन है, अपने आप में कंट्रोल करें और फिर आप आगे काम करें। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि इसमें भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है, आप सीधे क्रोध पे ना करें, उसमें नियंत्रण रखें। ठीक है ना। नियंत्रण यदि आप रखेंगे तो आपके जो संबंध होंगे वो आपके सबॉर्डिनेट जो होंगे, दूसरे जो कर्मचारी आपके साथ रह रहे हैं, आपके जो सीनियर अधिकारी भी हैं, उनसे भी आपका जो बर्ताव होगा आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे और एक अच्छा जो कार्य संस्कृति होती है, जो स्वस्थ जो कार्य संस्कृति होती है एक विभाग में, वो निर्मित कर सकते हैं और लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखें इसमें। तो भावनाओं की तीव्रता यदि ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे वो आप इसमें देखेंगे, उसका नियमन कर सकते हैं। उसका स्वभाव यदि ज़्यादा है कम है, उसका आप कैसे मैनेज करेंगे, संतुलन करेंगे। ठीक है। अब यदि भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो क्रोध के रूप में हो रही है तो उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, ये आप 2-3 चीज़ें इसमें याद रखें, आप आसानी से इसमें इसको लिख पाएंगे, आत्मनियमन को। ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन यदि इंग्लिश में कहें, SR मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, जो इंग्लिश वाले लोग हैं वो भी आसानी से इसको समझ गए होंगे, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो सामाजिक दक्षताएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बिंदु आ जाता है, उन्होंने जो ये 2 हो गई, 3 हो गई, इसके बाद ये चौथा आपका हो जाएगा जो सामाजिक दक्षताएं हैं, जो सोशल स्किल्स होती हैं, उसके बारे में इसमें उन्होंने कहा है कि जो चौथी योग्यता होनी चाहिए वो सामाजिक दक्षताएं होना चाहिए। सामाजिक दक्ष व्यक्ति कैसा होता है? ठीक है। आपने गार्डनर का पिछले लेक्चर में आप जाके देखेंगे, उसमें मैंने बताया था कि जो गार्डनर ने कहा था कि अंतर्वैयक्तिक दक्षता होनी चाहिए, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक 2 चीज़ें उन्होंने बताई थी। ठीक है। अपना खुद का और दूसरों, अपने अंदर आप अपने संबंधों किस प्रकार देखते हैं और दूसरों के जो संबंध हैं, दूसरों की जो भावनाएं, उनको किस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर की जो भावनाएं वो अंतः में आएंगी। ठीक है। अंतर्वैयक्तिक में आप उसमें अपनी कमजोरियों को, अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी स्थिति है, मनोस्थिति है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और अंतर में दूसरों की भावनाओं को। ठीक है। तो इसमें दूसरों की भावनाओं को समझा जाता है, जो सामाजिक दक्षताएं हैं। समाज में जो लोग रह रहे हैं, समाज आपका कौन कौन सा हो सकता है? आप विभाग में जो लोग रह रहे हैं वो हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो समाज में जो जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए राजस्व विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, तो आप समाज के साथ जुड़े होंगे उसमें। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब समाज के साथ आप जुड़े होंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको समाज के साथ रहकर, वहाँ उनके साथ काम करके आपको ये चीज़ें देखनी होंगी। तो कैसा होगा आपका इसमें अंतर्वैयक्तिक क्षमता आपने देख ली, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव आप करेंगे। ठीक है। उसके साथ होगा क्या इसमें कि समूह के जो सदस्य होते हैं, समूह के सदस्य के रूप में आप कार्य कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप आप मान लीजिए राजस्व अधिकारी हैं या पुलिस विभाग में कोई अधिकारी हैं, तो आपको यदि काम करना है तो आपको लोगों के पास जाना होगा। ठीक है। और आप जब समूह में रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 घंटे काम कर रहा है और आप ऑफिस में अलग से बैठे हुए हैं और बीच में आप उसके पास जाकर ये भी नहीं देख रहे कि वो कर क्या रहा है। मान लीजिए बीच में आप चले गए 5 मिनट, उससे हंस के बोल लिए कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक ठाक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसका मनोबल और अच्छा रहेगा। नहीं तो वो क्या करेगा, 1-1.5 घंटे के बाद सुस्ती में हो जाएगा और जो भी काम करना है वो भी नहीं करेगा। ठीक है। तो वो एक जो स्वस्थ कार्य संस्कृति होती है आपके विभाग में, उसको काफ़ी डेवलप करने में काफ़ी मदद करता है, जो आपकी दक्षताएं होती हैं, जो आपकी सोशल स्किल्स होती हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसमें होगा कि आपके जो संबंध होंगे जो लोगों से, वो काफ़ी सकारात्मक हो जाएंगे और समस्या समाधान में इसमें काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है। आसानी से आप काम को कर पाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने इसमें एक बिंदु रखा है कि परफॉर्मेंस अप्राइजल। ठीक है। आप मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है। उन्होंने कैसा कार्य किया, उनके प्रदर्शन का आप मूल्यांकन भी कर सकते हैं यदि आप सामाजिक दक्ष हैं। ठीक है। अब मूल्यांकन कैसे होता है? परफॉर्मेंस अप्राइजल आपने देखा होगा, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, पर फिर भी जो नहीं उनके लिए मैं बता दूं कि क्रेडिट के आधार पर किया जाता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। ठीक है। और सामान्य तरीके से भी एक दूसरे की जानकारी से हो जाता है। सेना में देख ले तो ACR के रूप में होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फीडबैक सिस्टम के रूप में सामने आती हैं। इसमें क्या किया जाता है कि आप दूसरों की जो भावनाएं हैं उनको सही तरीके से परख पाते हैं और जो समाज है और जो विभाग है, उन दोनों के लिए आप अच्छे व्यक्ति और अच्छे नागरिक के रूप में और अच्छे कर्मचारी को आप इसमें देख सकते हैं और उनकी योग्यता को, जैसे व्यक्ति में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि IT में इंजीनियरिंग करके गया हुआ है। ठीक है। इंजीनियरिंग किया हुआ है उसने,
ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आईटी डिपार्टमेंट में रख सकते हैं, अच्छा काम कर सकता है, पर वो हुआ है जनरल ड्यूटी जीडी में भर्ती होके और पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल है, उसको ये जानकारी नहीं है, पर नौकरी नहीं थी, वो भर्ती हो गया, पर उसकी योग्यता तो है कि वो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, तो आप उसे आईटी डिपार्टमेंट में रख सकते हैं, आईसीटी में। ठीक है, तो अच्छा काम कर सकता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आए हैं, इंजीनियरिंग करके हो गए हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें आप उन्हें डाल सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है उनमें बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की चीज़ हो तो आप उन्हें पीए रख सकते हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आप उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर उनके कार्य का आवंटन भी कर सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखें, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो समानुभूति है, समानुभूति पे डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। समानुभूति आप ये देखेंगे 2 लेक्चर में मैंने कवर किया है, ठीक है, और बहुत ही कम समय में समानुभूति को बताया है। समानुभूति सहानुभूति में अंतर क्या है, आप बहुत सारी चीज़ें आप डिटेल्स में उसमें पढ़ सकते हैं। फिर भी इस में डेनियल गोलमैन ने जो कहा है उसके आधार पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वैसे आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। देखिए होता क्या है समानुभूति में, यदि सामान्य अर्थों में देख लें तो उसमें होता क्या है कि आप अपनी और दूसरों की जो भावनाएं हैं, भावनाएं होती हैं, उनकी मनःस्थिति होती है, उनको समझने की जो क्षमता होती है आपके अंदर, ठीक है, समझने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी समानुभूति कहलाती है। मतलब आप जैसा अनुभव कर रहे हैं दूसरे के प्रति, वो भी आपके प्रति वैसा ही अनुभव करे। ठीक है, सम अनुभूति। ठीक है, ठीक है, तो समान अनुभूति, सम अनुभूति आप ध्यान रखें। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि यदि आप किसी व्यक्ति के लिए सम हैं, ठीक है, उसकी अनुभूतियों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो उसका मूल्यांकन आप सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है आपके विभाग में, आप उसको आप जैसे मान लीजिए कि आप उसकी जगह पे हो, ठीक है, और ऐसी कोई गलती वो कर देता है, आप जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में आपने कोई गलती की, आप वो उन चीज़ों को देखें, आपके साथ वैसा हुआ रहा होगा, ठीक है, तो आप उसको अनुभूति कर सकते हैं अपने मन में कि ऐसा ये व्यक्ति कर रहा हो सकता है इसमें जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था वैसे इसके साथ हुआ हो। तो आप उसे पहले आप डिपार्टमेंट में जो आपके कर्मचारी हैं उनसे पूछ के और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछ कर आप पहले देखें कि ये वास्तविकता में ऐसा है या ये जानबूझकर ऐसी गलतियां कर रहा है। ठीक है, तो आप उसमें ध्यान रख सकते हैं, ये चीज़ें निर्णय लेने में आपको काफ़ी मदद मिल पाएगी। ये मैंने लिख दिया, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो विवाद होते हैं डिपार्टमेंट में, आए दिन सभी विभाग अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो इनमें जो विवाद होते हैं, आपसी जो विवाद होते हैं, वो समानुभूति के आधार पर बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाए जा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर देखा होगा आपने जो समानुभूति वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी मतलब इनमें होता है कि बहुत अच्छे श्रोता भी होते हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो अपने मोदी जी हैं, ये भी काफ़ी अच्छी श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं, आपने देखा होगा। इसलिए जो लोग होते हैं ये उनकी अनुभूतियों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या कि आप अच्छे श्रोता के साथ साथ वक्ता भी हैं, ठीक है, तो आप अच्छे प्रबोधक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। प्रबोधक संप्रेषण भी मैंने पढ़ाया हुआ, आप वहाँ पे भी जाके इसे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर लिंक हैं, तो आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनको पढ़ें और आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें उन्होंने बताई थी जो कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी का जो समूह है, पहला क्या बताया, स्वजागरूकता, दूसरा बताया आत्माभिप्रेरणा, तीसरा आत्मनियमन, चौथा सामाजिक दक्षताएं और पांचवा समानुभूति। तो इन पांचों को यदि आप मिला देते हैं तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये सभी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ही एक रूप बनेगा। ठीक है, तो 5 योग्यताओं का समूह आपको बताया है कि ये यदि 5 योग्यताएं मिल जाएंगी तो आप सामवेगिक जो बुद्धि है भावनात्मक रूप से काफ़ी दक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी डेनियल गोलमैन में। आगे देख लेते हैं हम लोग, बाकी इसमें देख लेंगे, आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ें मिल जाएंगी @MPPSC 2.0, वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं जो इसका आखिरी बिंदु है कि शासन और प्रशासन में इसकी उपयोगिता और अनुप्रयोग क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में इसको लिखा गया है और आप आसानी से इसे समझ जाएंगे। ठीक है, सिंगल लाइन में है, काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तनाव के स्तर को कम करने हेतु बहुत ही सिंपल है। यदि आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है,
तो यदि आपकी सांवेगिक बुद्धि अच्छी है, आप भावनाओं को समझ पा रहे हैं दूसरों की, ठीक है, और अपनी खुद की कमजोरियों को, ठीक है, अपनी परेशानियों को, ठीक है, अपनी स्किल्स को, तो क्या होगा, आप सही तरीके से तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं प्रशासन के, ठीक है, आप उनके लिए सही तरीके से नियम बना सकते हैं, आत्म नियमन खुद भी कर सकते हैं अपना और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप में जब अंतर व्यक्तिक क्षमता आ चुकी है तो आप आसानी से हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा प्रशासन में, आप देख रहे हैं अभी, ठीक है। दो भागों में मैंने बांटा है, इनकी उपयोगिता को देख लें आप, दो आधार पे हो जाएंगे, प्रशासन और शासन, ठीक है। तो पहले प्रशासन को डिस्कस कर लेते हैं। तनाव के स्तर को कम करने के लिए बता दिया कैसे कर पाएंगे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु कोई भी लोक सेवक जब नियुक्त होता है, ठीक है, तो उसमें उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि वो लोक कल्याणकारी कार्य करे, ताकि जो लोग हैं समाज में, ठीक है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, निःशक्त जन हैं, ठीक है, जो विकलांग हैं, ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जिनके लिए सुविधाएं सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, सबसे पहले उनका कल्याण आवश्यक है, ठीक है। और जब इन सबका कल्याण हो जाएगा तो समाज में एक बराबरी की भावना आ जाएगी, समानता की भावना आ जाएगी, ठीक है, और कल्याणकारी राज्य की जो हमारा जो मूल उद्देश्य है, ठीक है, मूल भावना है, उसको भी हम सही तरीके से पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अंतः संबंधों की स्थापना वही सही है, आपने देखा काफ़ी चीज़ें इसमें बता दी हैं मैंने, ठीक है, इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अधीनस्थों को प्रोत्साहन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे जब डिपार्टमेंट में आएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि रिवार्ड सिस्टम होता है, यदि आप कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उससे क्या किया जाता है, महीने के अंत में या महीने के पहला जो वीक होता है उसमें कुछ उनको इनाम दिया जाता है, या कुछ एक सर्टिफिकेट के रूप में कुछ दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या इसके साथ साथ आप देखें प्रमोशन भी बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि लोग सही तरीके से काम करते हैं और जो गोल हैं डिपार्टमेंट के उसको सही समय पर पूरा भी किया जा सकता है, तो उनको प्रोत्साहन में भी ये काफ़ी काम आता है। और उनकी परिस्थितियों को आप सही तरीके से समझेंगे तो काम भी आपका बहुत अच्छे से होगा, तो ये ध्यान रखें। सहयोग की भावना जब आप मिलकर रहेंगे डिपार्टमेंट में या समाज में सभी लोगों से, तो आपको लोग सहयोग भी करेंगे और आपकी मदद भी हर जगह पर होगी और आपका काम भी नहीं रुकेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्यालयों में स्वस्थ कार्य संस्कृति के विकास हेतु। ये मैंने बताया था आपको कि आपसी संबंध जो कार्यालय में होंगे तभी आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग विभाग के लोग होते हैं, ठीक, अलग अलग योग्यता के लोग होते हैं। हो सकता है कि आप केवल ग्रेजुएट हों और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पीएचडी करके आपके डिपार्टमेंट में क्लर्क होंगे, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो उसमें होगा क्या कि आपको उनके साथ सामंजस्य बिठाना होगा, समन्वय करना होगा आपको। ये नहीं कि वो पीएचडी करके आया है तो आपसे मूर्ख है वो, समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप ग्रेजुएट हैं, आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, हो सकता है उसको ऐसा माहौल ना मिला हो, आप उसकी परिस्थितियों को समझें। वो पीएचडी करके क्लर्क हैं और आप ग्रेजुएट करके आप अधिकारी हैं, ठीक है। तो इन बातों को आपसी समन्वय के आधार पर आपको देखना होगा और आपसी संबंध सही तरीके से आपको रखना होगा। वही मैंने बताया था आपको कि सही तरीके से किसी को काम देना डिपार्टमेंट में, ठीक। कोई आईटी वाला मैंने बताया था एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बताया था, तो यदि वो पढ़े लिखे हैं तो उनको कुछ ऐसा काम दिया जा सकता है जैसे पीए ही लगा लिया जाए। अधिकारी के पीए भी होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको लगा लिया जाता है। पीए अलग से पोस्ट भी होती है, पर यदि वो हैं एक दो लोग की कमी होती है, हो सकता है वो छुट्टी जा रहे हो तो उनकी जगह पे उनको रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका माहौल बन जाएगा एक डिपार्टमेंट में और लोग आपको काफ़ी पसंद भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, जब आप लोक सेवक हैं तो आपको एक लक्ष्य दिया जाएगा, एक उद्देश्य होगा कि आपको समाज का कल्याण करना है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में आपका योगदान होगा, सुशासन में आपका योगदान होगा। तो आप सभी के साथ मिलकर उनकी भावनाओं को समझकर आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, तो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रशासन में था ये। अभी शासन में देख लेते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो शासन में किस प्रकार से होगा तो ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है, अभी प्रशासन और शासन अलग अलग मैंने इसलिए लिख दिया है कि कहीं कभी कभी अलग अलग ही पूछ लेता है। तो प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, इंग्लिश में आप वर्ड जरूर देख लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, और शासन मतलब गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नेंस अलग से आप देख लीजिएगा, प्रश्न में इंग्लिश में भी लिखा होगा।
और प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, तो अभी हम बात करेंगे गवर्नेंस की। गवर्नेंस में किस प्रकार से देख सकते हैं, तो इसमें होता क्या है कि राजनीति एवं शासन के जो संबंध होते हैं उनमें मधुरता के लिए, ठीक है, यदि राजनीति के साथ आपके संबंध सही तरीके से नहीं होंगे तो बस वही होगा जो हो रहा है। देख रहे हैं कि कभी ये पार्टी आ गई तो उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो पार्टी आ गई तो उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो इनमें आपसी जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। आपका केवल फोकस कार्य पे होना चाहिए, आपके उद्देश्यों पे होना चाहिए, लक्ष्य पे होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, ठीक है। आपको वस्तुनिष्ठ रहना है, तटस्थ रहना है, ठीक है, जो पहले आप ये योग्यताएं पढ़ चुके हैं एक लोक सेवक की, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन लाने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन लाने में किस प्रकार से मदद करता है, तो इसमें देख लें कि समान नागरिक संहिता की आप बात कर लें, ठीक है, जो अभी गोवा में ही है केवल, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि इंग्लिश में देखें, ठीक है, तो उसमें भी देख लें आपको सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, तब आप पूरे देश में इसे लागू कर सकते हैं। नहीं तो सबके लिए अलग अलग कानून हैं तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं खाप पंचायत। खाप पंचायत आपने देख सुना होगा हरियाणा में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पंचायतें वहाँ पर है जो खुद, जैसे अभी गोत्र के आधार पर विवाह आपने देखा होगा, वहाँ पर काफ़ी चर्चा में था। तो खाप पंचायत के आधार पर, आपसी समन्वय के आधार पर, उनकी भावनाओं को समझकर वहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने निर्णय लिया और सही तरीके से उनका हो गया, ठीक है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने अयोध्या मामला, अयोध्या मामले में भी सेम ऐसी चीज़ें थी, ठीक। धार्मिक मामला था, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, पर लोगों ने कोर्ट पे छोड़ दिया कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगी उसके आधार पे हम काम करेंगे। और इसमें प्रशासनिक जो अधिकारी थे हमारे, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया इसमें और सही तरीके से इसका निर्णय आया और लोगों ने माना भी इसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन लाने में काफ़ी मदद हो सकती है। इसके बाद देख लेते हैं समुचित प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक है। समुचित प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि जब आप लोगों की भावनाओं को समझेंगे तो आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए भी प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, ठीक है। और इनका यदि विकास होगा तो समाज में सभी का विकास सही तरीके से हो पाएगा। तो समुचित प्रतिनिधित्व आपने इसमें देख लिया पॉइंट में, शासन में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेना व राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के प्रति सम्मान, ठीक है। जब भावनाएं आपके अंदर होंगी, भावनाओं से इसका संबंध है, पूरा चैप्टर केवल भावना के ऊपर है, समझ पा रहे हैं। तो भावनाओं पे यदि आपका कंट्रोल रहा तो आप सेना के लिए कोई अपशब्द नहीं कहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट है उनके लिए भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप देखें आप इस टाइम पे कोरोना जो वॉरियर का काम कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट है, जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप देखें चाहे वर्दीधारी लोग हों चाहे सेना, मैंने टोटल के लिए सभी के लिए कहा है, ठीक है। तो इसमें सभी लोग हो सकते हैं जो भी वर्दीधारी लोग हैं, ठीक है, उनका सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व की जो संस्थाएं हैं उनके प्रति सम्मान करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ध्यान रखें। जो अभिव्यक्ति, नेक्स्ट बिंदु हमने लिया है इसमें कि अभिव्यक्ति का तरीका। अब इसमें होता क्या है कि शासन में यदि देख लें तो अभिव्यक्ति का तरीका बदलने से क्या तात्पर्य है। अब उदाहरण मैंने बताया था आपको नरेंद्र मोदी जी का, अब वो जहाँ भी जाते हैं उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो जो सांवेगिक बुद्धि उनके अंदर है, जो उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, उनसे आप ये सीख सकते हैं, ठीक है। हर जगह जाएंगे, जिस भी स्टेट में जाएंगे वहाँ का जो परिधान होता है, वहाँ की जो वेशभूषा है वो पहनते हैं, ठीक है। और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, वहाँ की भाषा भी कभी कभी वो बोलते हैं, एक दो लाइन ही क्यों ना बोलें पर बोलते ज़रूर हैं। तो आप जो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके व्यक्तित्व से भी सीख सकते हैं कि व्यक्तित्व का तरीका कैसे बदला जा सकता है शासन में, ठीक है। तो राजनीति में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, फिर ध्यान रखें। तो इसमें मोदी जी का एग्जाम्पल आप परीक्षा में ज़रूर लिखें, काफ़ी अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपने देखी शासन और प्रशासन में इसकी उपयोगिता, ठीक है। आपके सिलेबस में है ये पॉइंट, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक दो बार वीडियो देखेंगे फिर से, काफ़ी आसानी से और धीरे धीरे मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया, अमूमन इतना लंबा वीडियो मेरा होता नहीं है, फिर भी चलिए देखते हैं। इसको आज समाप्त करना था इसलिए लंबा हो गया। अभी देख लेते हैं इसका प्रभाव क्या होगा आखिरकार, ठीक है। कुछ बिंदुओं के आधार पर देख लेते हैं, वैसे आप अपने इच्छा से और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कार्यों का संपादन सही दिशा में होगा, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी प्रशासन और आपने शासन में देख लिया ये सारी चीज़ें, तो जो भी कार्य होंगे, वो जो भी लक्ष्य आपको मिलेंगे, ठीक है, वो सही दिशा में होंगे और सही कार्य संस्कृति का विकास हो पाएगा और सही तरीके से कार्य संपादन हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लिख लें, पर आप एक एक लाइन लिखें काफ़ी है, ठीक है। दूसरा आप लिखें कि कार्य की जो प्रकृति कैसी भी हो, सफलता का अंश इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है।
कोई भी प्रकृति का आपको काम दे दिया जाएगा, ठीक है, सफलता होनी ही होनी, ये निश्चित है। तो ये ध्यान रखें। आपसी भाईचारा एवं समन्वय बढ़ेगा, ठीक है। जब आपका भावनाएं एक दूसरे से मिलने लगेंगी, लोगों से विचार आपके मिलने लगेंगे, लोगों के जो कार्य आपको अच्छे लगने लगेंगे, तो आप जाहिर सी बात है भाईचारा बढ़ेगा और समन्वय भी बढ़ेगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। राजनीतिक संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अभी जैसे देखा आपने, मोदी जी हैं, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं और वहाँ पर जो उनकी जो व्यक्तित्व क्षमता है, जो अभिव्यक्ति उनकी है, उसके माध्यम से क्या होता है कि लोग उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो ये ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रगाढ़ता के लिए। राजनीतिक संबंध में आप दे सकते हैं, ठीक है, आपस में जो पार्टियां हैं एक दूसरे का सम्मान करती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जो विपक्षी दल का जो नेता है उनको भी एक उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार दे दिया जाता है। तो भावनाओं के आधार पर दिया जाता है कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें इसमें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी इसमें। अभी अंत में सब कुछ हो गया, अभी जो भी चीज़ें होंगी वो एक सुशासन के लिए की जाएंगी, एक अच्छे शासन के लिए की जाएंगी, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि सभी कार्य पारदर्शिता से होंगे, सुशासन में तो यही होता है, ठीक है। सभी शासन का अंग हो पाएंगे, सभी शासन की जो नीतियां हैं उनका लाभ उठा पाएंगे। एक जो उच्च से लेके निम्न जो एक कड़ी होगी, जो विकेंद्रीकरण होगा शासन का, उसमें सभी भागीदार हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो सुशासन है, शासन के जो लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। तो इस तरीके से ये प्रभाव हो सकता है आपका, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसके माध्यम से इसमें आप लिख सकते हैं। तो ये आज का वीडियो रहा। ये आज इसके बाद आपका ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है शायद मेरे हिसाब से। बाकी आप पढ़ सकते हैं यदि आपको पढ़ना है तो। बाकी आपको मेंस में यदि आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट होगा और इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दिया करें, ठीक है। लाइक यदि अच्छा लगे तो ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। इसके साथ साथ लोगों को शेयर करें, ठीक है। अभी तक शायद 27 वीडियो हो चुके हैं एथिक्स के और लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है अभी, इस चैनल की या इन वीडियोस की। तो यदि आप कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत तो लोगों तक ये पहुंच पाएगा। और लॉकडाउन में जो लोग घर पे हैं, जिनके पास बुक्स भी नहीं है और इधर उधर थे, जो कोचिंग पे भी नहीं थे, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। और काफ़ी कम समय में, मुझे लगता है शायद 2 से ढाई घंटे में आप यदि पूरे वीडियो देखते हैं तो आपका पूरा एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है, तो भ्रष्टाचार तो आपने पॉलिटी में ही पढ़ा हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएंगी। और इसके अलावा आपका रह जाता है इसमें जो थिंकर हैं, तो 4 थिंकर तो डाल दिए हमने जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप बाकी चीज़ें पॉलिटी में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है आपने, तो जो इम्पॉर्टेंट होगा उन्हें मैं आपके लिए कवर करता चलूँगा। और वीडियो को काफ़ी देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा भी आपको लगे वैसा आप कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद।